रमेश चंद्र शुक्ला योर बायोलॉजी फैकल्टी, आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राणी जगत का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 और इस पे हम डिटेल पे बात करेंगे और टॉपिक के अगले विषय की तरफ में जाएंगे। सो बच्चा लोग, अभी तक हमने सारा पॉइंट जो प्रीवियस था वो अच्छे से क्लियर करते गया है और मुझे उम्मीद है कि सबसे जरूरी 8 फाइलम जो है अब हम वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो पूरा पॉइंट एक बार पूरा रिवीजन करना है। अंत में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अंत में मैं पूरा एक बार फिर से रिवीजन आपको करवा दूंगा। टॉपिक हमारे से होने चाहिए, पॉइंट वाइज आपके फ्लो चार्ट बनवा दूंगा मैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बशर्ते बस आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजों को पढ़ते चलें। जितना भी आपके दिमाग में बैठता जा रहा है उतना बहुत बढ़िया है, और जो चीजें नहीं बैठ रही उसके लिए घबराए नहीं, अंत तक टिके रहें। जैसे आपको सममिति हो गया, सिलोम है कि नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हरी सममिति है कि द्विपार्श्व सममिति है, संगठन कौन सा है, सेगमेंटेशन है कि नहीं है, मेटामेरिज्म है कि नहीं है, रिप्रोडक्शन कौन से प्रकार का है, इन सब पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं फ्लो चार्ट में तुम्हें समझा दूंगा। अब मेन चीज आपको पूरे फाइलम में पढ़ना क्या है अभी, तो मुख्य रूप से अब सबसे ज्यादा फोकस अपना करिए कि इनके जो नाम है, सिलेंट्रेट्स है, टीनोफोरा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इन नाम का मतलब क्या है पहले ये पढ़ लीजिए। फिर दो तीन जो यूनिक फीचर्स हैं उनके पास में, यूनिक कहानियां हैं उनके पास में, उनको याद कर लीजिए। फिर सबसे अंत में हमारे पास में टॉपिक नजर आता है कि सबसे अंत में फिर इनका एग्जाम्पल याद कर लीजिए। कि 4-5 काम आपने कर दिया तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बन जाएगा पानी। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे फाइसीलिया, इसे पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर कहते हैं, वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? इफ यू नो तो आंसर मुझे आप बता दीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आपने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे एडम्सिया, ठीक है, एडम्सिया कौन सा होता है? पॉलिप होता है, मेडुसा होता है? अगर आपको पता है तो जब आप दिमाग में सोच लीजिए, अगर आपको पता है तो आपने अच्छा पढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एस्कैरिस कौन से ग्रुप में आता है? हिंदी हो चाहे इंग्लिश, नाम तो एस्कैरिस ही है। ठीक है, कौन से ग्रुप में आता है इसके बारे में बताएं। लिमुलस, ये कौन से फाइलम में आता है? सोचिए और बताइए। ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम, जठर संवहनी तंत्र, किसका मुख्य लक्षण है? किसके पास पाया जाता है? मुख्य रूप से किसके पास में प्रेजेंट होता है, उसको याद करिए। तो मेरा कहने का मतलब पूरा यही है बच्चे कि जितनी चीजों को आप बार बार बढ़िया रिवीजन करोगे उतना आप लोगों को बढ़िया क्लियर कट हो जाएगा, पूरी कहानियां बन जाएगी। यस, मैंने ये चीजें बढ़िया से कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले फाइलम की तरफ में आते हैं। मोलस्का लास्ट पॉइंट मैंने पढ़ाया था, आर्थ्रोपोडा मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए थे। आइए उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और उसके बाद नए किंगडम की तरफ में, नए फाइलम की तरफ में पहुंचेंगे और फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमें पढ़ना है फाइलम नंबर 2 का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि आर्थ्रोपोडा पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास मुख्य रूप से था आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। चलिए फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। मतलब इसे अपन कहते हैं, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही यही होता है संधि युक्त उपांग, संधि युक्त उपांग, जिनका अपेंडेजेस जो है वो ज्वाइंट रहता है, उन्हें संधि युक्त उपांग कहते हैं। ये उपांग ज्वाइंट वाला रहता है। पहला पॉइंट मैंने इनका बताया था कि इनका आवास बहुत ज्यादा वेरी करता है। आवास ये लोग जो है स्थलीय भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये लोग जलीय भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लोग जलीय भी हो सकते हैं और ये लोग जो होते हैं वो कीट की तरह हवा भी हो सकता है। कीट यानी कीट जो है वो हवा में भी रह सकता है। अब अगर एक एग्जांपल देखें सभी के बारे में तो एक बात क्लियर निकल कर आती है कि आवास के हिसाब से अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो स्थलीय कौन कौन है? स्थलीय आपके हिसाब से जो हो सकता है, कौन हो सकता है? बिच्छू, स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन, मकड़ी, ठीक है, ये आ जाएगा। जलीय में कौन कौन सा आ जाता है? तो आपको मैंने बताया था क्रैब यानी केकड़ा, है ना, ये केकड़ा था। और क्या था इसमें केकड़े के अलावा? केकड़ा के अलावा इनके पास में जो ग्रुप आता था उसमें हमने पढ़ा था क्या? प्रॉन, झींगा, झींगा, ठीक है। और कीट में कौन आता है? लोकस्टा, ये सब पढ़ा दिया था ना मैंने आप लोगों को। टिड्डा जिसे अपन कहते हैं, टिड्डा, ठीक है। तो ये सारी कहानियां अपने हिसाब से पढ़िए, जानिए, समझिए। जहां पर चीजें समझ में नहीं आए फिर आप मुझे बता सकते हैं। अगली कहानी की तरफ में हम पहुंचते हैं कि स्थलीय, जलीय, कीट, हवा सब कुछ है, इनका श्वसन कैसा होगा भाई? तो इनको हम लोग एक और आधार पर विभाजन कर सकते हैं, इनके श्वसन तंत्र के आधार पर। सबका श्वसन एकदम अलग अलग रहता है। बिच्छू अगर मकड़ी है तो इनके पास में लंग्स पाया जाता है, ठीक है। अगर ये जलीय है तो इनके पास में गिल्स पाया जाएगा, ठीक है, गिल्स, क्लोम पाया जाएगा। कीट हवा में है तो इनका पास पाया जाएगा ट्रैकिया,
है ना। इन सबके पास में कॉमन क्वालिटी होती है कि उस क्वालिटी के हिसाब से ये सब जो है उत्सर्जन किसके द्वारा करेंगे, चीजों को याद रखते चलिए। उत्सर्जन की बात आएगी तो याद रखना मालपीघी नलिका, पीघियन, मैलपीघियंस नलिका, ठीक है, मैलपीघियंस ट्यूब्यूल इनके पास में होता है। परिसंचरण कैसा होगा, सबके पास में सेम टू सेम सब कुछ वैसी रहेगा। परिसंचरण जो होता है खुला प्रकार का, खुला परिसंचरण तंत्र। पढ़िए चीजों को बढ़िया से, और क्या, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया। बाह्य कंकाल है इनके पास में, है ना, इनके पास में क्या पाया जाएगा, बाह्य कंकाल। तो रिवीजन तो करना है हमको यहां पर। बाह्य कंकाल किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ, काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल है। समझ रहे आप मेरी बात को, काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल इनके पास में प्रेजेंट रहेगा। तो चीजें एकदम क्लियर हैं, पॉइंट को आपको इसको बनाकर रखना है, चीजों को क्लियर करके रखना है, चीजों को हमारे हिसाब से बनानी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि ठीक है हमारे पास में आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के कॉन्सेप्ट है, आर्थ्रोपोडा चीजें हमारे हिसाब से सारा कुछ बनता है, इस पे हम और चीजों को क्या कर सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, तो हम एग्जाम्पल में ना 3 तरीके से पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स को। पहला चीज हम एग्जाम्पल को ये देखते हैं कि आर्थिक महत्व किसका किसका है ना, ये हमने देखा था। और जब हमने आर्थिक महत्व को देखा तो हमने सिर्फ ये देखा एपिसेंडिका, है ना। सबसे पहले हम किस पे आ गए, एपिसेंडिका पे। फिर किस पे आ गए हमारे पास में, एपिस मतलब ये हनी बी, मधुमक्खी, है ना, मधु बनाएगा ये मधुमक्खी। इसके बाद हमारे पास में आ सकता है बॉम्बेक्स, और बॉम्बेक्स जो है वो क्या बनाने के काम आती है, रेशम बनाने के काम आती है। एंड लास्ट पर जो होता है वो लसीफर, लाख बनाने के काम आती है, ठीक है। लूसिफर जिसे अपन कहते हैं, लूसिफर लोकस्टा, ये वर्ड आ जाता है। लूसिफर लाख, लैका, लुक्का जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये लाख बनाने का काम आती है, आर्थिक महत्व है। फिर मच्छर, ठीक है, हमारे पास में वेक्टर भी हैं, बीमारियां फैलाने वाले भी हमारे पास बहुत सारे हैं। एनाफिलीज आता है इसमें से, ठीक है, इसमें से कौन आता है, एनाफिलीज आता है। इसी में क्यूलेक्स मॉस्किटो भी आता है, इसी में हमारे पास में और भी मॉस्किटोज हैं, जैसे एनाफिलीज है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है। और कौन आता है इसमें से भाई, इनमें एक और एग्जांपल आ सकता है जैसे एडीज एजिप्टी, एडीज। तो चीजों को जितना बढ़िया तरीके से हम बढ़िया क्लियर करते जाएंगे उतना और बढ़िया हमारे हिसाब से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। फिर इनमें से एक पेस्ट आ जाता है शाकनाशी। शाकनाशी में किसे अपन कहते हैं, मतलब क्या उसे लोकस्टा कहते हैं, लोकस्टा, ये टिड्डा इसे अपन कहते हैं मुख्य रूप से, ये टिड्डा ही आता है इसमें से। और आखिरी में आ जाएगा लिविंग फॉसिल्स, मतलब जिंदा जीवाश्म, जीवाश्म। और जब अपन जिंदा जीवाश्म की बात करेंगे तो लिमुलस आ जाता है, लिमुलस। खत्म, पॉइंट आ गया, ठीक। तो ये पॉइंट हमारे हिसाब से एग्जांपल्स, कहानियां, कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ो, देर तक पढ़ो, चीजों को रिवीजन करो, जितनी बार पढ़ने का उतनी बार पढ़ो, लेकिन बस याद कर डालो कि ये चीज कुछ होती है। आर्थ्रोपोडा के पहले हमारे पास में, और अगर हम देखें आर्थ्रोपोडा के पहले क्या है, तो आर्थ्रोपोडा के बाद में जैसे आर्थ्रोपोडा है, इसके बाद जो दूसरा समूह हमारे पास में आता है इसे हमने पढ़ा है मोलस्का। मोलस्का के ऊपर में कॉन्सेप्ट ये है बच्चे की सॉफ्ट बॉडी कहते हैं इसको, हम इसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉडी। अब जब ये सॉफ्ट बॉडी है ही तो इस पे अपन को ये बात याद रखनी है कि इनका बॉडी कितने भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से पॉइंट आता है कि सॉफ्ट बॉडी पे क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा कि बॉडी में जो है हेड है, सर है, इसके बाद मस्कुलर फुट है, इनके पास में पैर है, और सबसे अंत में आता है कि इनके पास में विसरल हेम्प है, विसरल हेम्प है इनके पास। हेम्प को हिंदी में कहते हैं प्रवार या कुकुद कहते होंगे इसको, ठीक है, इसे अपन कहते होंगे कुकुद, इसे हिंदी में कहते हैं कुकुद, ये है। और मस्कुलर फुट मतलब होता है पेशीय पाद, पेशीय पाद, और हेड का मतलब हो गया सिर, ठीक है। ये 4 भागों में भागे खान मतलब जो बॉडी है इनका बटा हुआ रहता है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि हेड वाले भाग में क्या क्या इनके पास में, 2 चीजें। एक तो पॉइंट आता है इनके पास में आ जाएगा टेंटिकल्स, ठीक है, पहला चीज इनके पास में क्या होता है, टेंटिकल्स। और दूसरी चीज टेंटिकल्स के अलावा इनके पास में क्या चीज प्रेजेंट होती है, टेंटिकल्स के अलावा जो दूसरी चीज इनके पास में प्रेजेंट होती है वो क्या है,
उसके बारे में कहा जाता है कि टेंटिकल्स है और इनके पास प्रेजेंट रहेगा रेडुला, जिह्वा रेती जिसे अपन कहते हैं ना। तो ये सब चीज भी हमको बढ़िया क्लियर कट याद रहना चाहिए कि चीजें मतलब है हमारे कॉन्सेप्ट में, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इनके पास में एक चीज याद रखना कि सबसे बाहर वाली बॉडी जो है ना, जिसे अपन कहते हैं हेम्प, है ना, मतलब हेम्प को कुकुत कहते हैं, उसके नीचे एक बॉडी रहेगा, ऐसा लिख लेना, उसके नीचे एक बॉडी रहेगा और उसके अंदर सबसे अंदर की तरफ एक त्वचा रहती है। तो हमारे पास में सबसे पहले तो है त्वचा। त्वचा के ऊपर में जो पार्ट है उसे अपन कहते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल। और इन दोनों के बीच की जो खाली जगह यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, इसे अपन कहते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रवार गुहा। ये बहुत पूछा जाता है। हेम्प का मतलब हो गया कुकुद और यहां पर मेंटल का मतलब हो गया प्रवार, और प्रवार और कुकुद के बीच का जगह जो होता है वो कहलाता है प्रवार गुहा। ये बहुत पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें हमेशा याद रखना कि जो मोलस्का होते हैं बच्चे, उसमें से इनके पास मतलब जैसे आप पूछा जाए आवास हर जगह जनरली रह ही सकता है, घेगा घोगा जो भी कहते हैं सब आता, ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर, बहुत सारा तो इसमें पढ़ाई किया हमने, है ना, मोती बनाने वाला सीप, सीपिया, पाइला, ये सब इतने सारे इसमें आते हैं। तो आवाज का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डाइजेशन कंप्लीट रहेगा इनके पास में, डाइजेशन जो है इनके पास में कंप्लीट रहेगा, मतलब ये कंप्लीट वेज में डाइजेशन इनके पास में पाया जाएगा। फिर इनके पास में पाया जाएगा कि अगर ये कंप्लीट डाइजेशन है तो ये लोग रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं, श्वसन कैसे चल रहा है इनका, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इनके पास में पूछा जाएगा श्वसन, और साथ ही साथ में पूछा जाएगा इनके पास में उत्सर्जन। ये दोनों के दोनों ना जो है गिल्स के द्वारा ही होता है। ये दोनों काम ये लोग एक साथ ही करते हैं, ये दोनों काम इन लोगों का एक साथ ही होता है। इसमें दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती, एक साथ हमेशा ये काम जो करेंगे वो एक साथ ही करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि इनके पास में जो है उत्सर्जन तो ये हो गया, श्वसन का भी हो गया। जो परिसंचरण बोलोगे तो वो तो क्लियर ही है भाई कि परिसंचरण जो है वो खुला प्रकार का ही रहेगा, खुला प्रकार का, ठीक है। तो परिसंचरण का प्रकार जो है वो खुला है। बाकी सब कहानियां अपन को आधे ज्यादा पता ही है, उसमें कहीं कोई समस्या है नहीं। चीजों को बस एक बार पढ़ लो, चीजें अपने आप बनने लग जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, एक एक बार रिवीजन अपना पुराना पॉइंट को कर लेना, और पाइला ये वो वगैरह वगैरह जितना बार बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे आप इस सब चीजों को, उतना आपको रिवीजन और बढ़िया कॉन्सेप्ट बैठता जाएगा। मेन मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और जब प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। इन सब के बाद हमारे पास जो अगला फाइलम है उसका नाम है इकाइनोडर्माटा, ठीक है। 9वें नंबर का फाइलम जो है उस फाइलम को अपन पढ़ेंगे, और इसको अपन कहते हैं कि ये फाइलम जो है हमारा वो कहलाएगा इकाइनोडर्माटा। शब्द क्या बोलना चाह रहा है, इकाइनो, ठीक है। 9वें नंबर का फाइलम है, जरूरी है, और इतने पॉइंट तक हम लोग पढ़ा है तो इन दोनों को भी अगले बहुत डिटेल में पढ़ना है। इकाइनोडर्माटा, इकाइनो का मतलब क्या होता है, इकाइनो का मतलब होता है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब इकाइनो का मतलब क्या होता है, जो इकाइनो है इसका मतलब होता है सूल युक्त, सूल युक्त, और डर्मेटा का मतलब क्या होता है, त्वचा। तो जिनकी बाह्य त्वचा जो है ना भाई, इनकी बाह्य त्वचा सूल युक्त रहेगा, उसे अपन कहेंगे इकाइनोडर्माटा, ठीक है। स्पाइनी, स्किनन किंड एनिमल्स, जिनका एनिमल्स में बाहर की तरफ में सूल, कांटे, दानेदार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पाया जाएगा, उसे अपन कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनाएगा इकाइनोडर्माटा। कहानी बहुत आसान है, सिंपल है, जितना बेसिक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं उतने ही बेसिक तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है, कोई लोड हमारे पास में नहीं है। सो इस संघ के प्राणियों में सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी हम इस संघ के प्राणियों को देखते हैं तो इनके पास सबसे पहला कैरेक्टर आता है कि कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाएगा। पहली बार, वेरी एक्सक्लूसिव, अंतःकंकाल पहली बार है, और इसी में पाया जाता है अंतःकंकाल, वो भी कैल्शियम का बना हुआ है। इसलिए इनका इकाइनोडर्माटा इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इनका शरीर जो है वो सूल युक्त है, सूल युक्त शरीर इसे अपन कहते हैं। पॉइंट बनाया जाएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। सभी समुद्रवासी हैं, एक्सक्लूसिव मैराइन है, कभी भी जल में मतलब सिर्फ और सिर्फ जल में रहेंगे, और वो भी समुद्रवासी, समुद्र में खारे पानी में ही पाए जाएंगे। संगठन का कोई दिक्कत ही नहीं है कि अंग स्तर का संगठन होगा, लेकिन इसकी सम्मिति में पेच एक फंसता है, और उस सम्मिति को याद रखना, वयस्क इकाइनोडर्माटा जो है वो अरिसम्मिति होगा, वयस्क इकाइनोडर्माटा जो है वो अरिसम्मित होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, अपवाद टाइप का है। अभी तक जितने भी बड़े फाइलम होते थे उन सबके फाइलम के पास में द्विपार्श्व सम्मिति था, एक अकेला ऐसा सम्मिति है जिसके पास में अरिसम्मिति होगा।
जबकि इसका लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मित है। इसमें अभी लार्वा में चेंज नहीं आया है, लार्वा द्विपार्श्व, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है इसका जो सम्मिति है वो गोल हो जाती है और ये अरी सम्मिति में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? अरी सम्मिति में। ये सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अब कि ये त्रिकोरकी होते हैं। पक्की बात है भाई, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ये जो है इनके पास सिलोम पाया ही जाएगा। दे हैव सिलोम, इनके पास सिलोम पाया जाएगा। अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जिनके पास जो कुछ रहेगा वो आगे रिपीट करता रहेगा। पाचन तंत्र पूर्ण रहता है, लेकिन पूर्ण रहने के बाद भी इनमें एक बात ये आती है कि भोजन मुंह रहता कहां पर है। तो मान लो जैसे ये भाग एक आयोडर्माटा जो बना होता है ना, इसका निचले हिस्से में माउथ रहेगा, ऊपर में एनस रहता है। तो पृष्ठ सतह पर जो ऊपरी सतह है वहां पर गुदा द्वार रहेगा और अधर तल पर रहेगा मुख द्वार। तो मुख जो है वो अधर तल पर नीचे की तरफ में रहेगा और मलद्वार जो है वो पृष्ठ तल पर रहता है। वो कहां पर रहेगा? पृष्ठ तल पर। तो पृष्ठ तल पर मलद्वार होता है, पृष्ठ तल पर क्या होता है? मलद्वार, और मुख्य अधर तल पर होता है। मतलब नीचे की तरफ में मुख है और ऊपर की तरफ में एनस है। ये इनका सबसे बड़ी क्वालिटी है। जल संवहन तंत्र इस शब्द की इस टॉपिक की सबसे बड़ी विशेषता है। वाटर कैनल सिस्टम या वाटर वस्कुलर सिस्टम इसे अपन कहते हैं। ऐसे शब्द हम 3 जगह सुन चुके हैं। पहला पॉइंट आया था कि वाटर कैनल सिस्टम या कैनाल सिस्टम जिसे अपन कहते हैं नाल तंत्र, जो हमने पोरीफेरा में पढ़ा था, ऑस्टिया ऑस्कुलम स्पॉन्जियोसिल। फिर हमने एक बार देखा कि मतलब हमारे पास में वाटर गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम हमने देखा वहां पर, ठीक है। और यहां पर हमने देखा कि जल संवहन तंत्र वाटर वस्कुलर सिस्टम, वहां गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम था, यहां पर वाटर वस्कुलर सिस्टम है। वाटर वस्कुलर सिस्टम की जरूरत है क्यों? वाटर वस्कुलर सिस्टम की जरूरत इसलिए है जो चलन में, गमन में, भोजन पकड़ने में, श्वसन में आदि सब में सहायक है। ये भोजन को करने में, भोजन को पकड़ने में, पाचन करने में सब में सहायता करता है। जल संवहन तंत्र इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम याद रखिए, ठीक है, जो हमारे पास में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास में गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम को भी याद रखिए और बाकी चीज भी अपने हिसाब से याद रखना कि चलन, गमन, भोजन को पकड़ने में तथा शोषण करने में सहायक होता है। जल संवहन तंत्र यह कहलाता है। अगली प्रक्रिया में आता है कि इनके पास और क्या क्या होता है। इनके पास में स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव रहेगा। इनके पास में स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाएगा। कुछ ना कुछ बॉडी प्रेजेंट रहती है, उन्हीं से सारा एक्सचेंज ये लोग कर लेते हैं। नर और मादा पृथक होते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि नर और मादा पृथक पृथक है, मतलब ये लोग एक लिंगाश्रयी होते हैं। मतलब ये लोग क्या होते हैं? एक लिंगाश्रयी होता है ये, ठीक है। इसके बाद एक चीज नजर आती है कि निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। ये भी बात सही है। इनके पास जो निषेचन होगा वो बाहरी निषेचन होगा, बाहर ही ये सब करेंगे। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है या फिर मुक्त प्लावी लार्वावस्था में द्वारा होता है। तो अप्रत्यक्ष है, या तो इनके पास लार्वल स्टेज रहेगा या तो अप्रत्यक्ष रूप से ये बनाएंगे। उदाहरण के लिए एस्टेरियसिस जिसे अपन तारामीन कहते हैं, स्टार मछली, इकाइनस जिसे अपन समुद्री अर्चिन कहते हैं, एंटीडोन जिसे अपन कहते हैं समुद्री लिली, कुकुमेरिया समुद्री करकटी, और ओफोरिया जिसे भंगुर तारा कहते हैं। तो आपको पूरा चीज याद हो ना हो, एस्टेरियसिस जरूर याद रखना जिसे अपन तारामीन कहते हैं, और इकाइनस जिसे अपन समुद्री अर्चिन कहते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी नहीं भी याद रहेंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हमने इकाइनोडर्माटा के विषय में क्या क्या पढ़ा है और इकाइनोडर्माटा को हम कैसे जानते हैं, क्या क्या पॉइंट इसका प्रेजेंटेशन में निकल कर आया। इकाइनोडर्माटा का मतलब होता है ऐसा शरीर जिसका सूल युक्त शरीर होगा। सूल युक्त शरीर अगर जिसका होगा उसी को अपन इकाइनोडर्माटा कहते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये लोग रहते कहां पर हैं। तो आवास पे मुख्य क्वेश्चन आता है बेटा, तो याद रखना आवास मुख्य रूप से होती है समुद्री। फिर पॉइंट निकल कर आता है अगर ये समुद्री है तो अब संगठन की बात करते हैं। तो इसके पास अंग स्तर का संगठन, अंग तंत्र या अंग स्तर का संगठन ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है इनके पास सम्मिति जो होती है वो द्विपार्श्वी होगी। द्विपार्श्व सम्मिति रहेगी। द्विपार्श्व सम्मिति के बाद इनके पास में सीलोम जो है वो पाया जाएगा, सीलोम पाया जाएगा। इनके पास ये लोग होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, अंतः संगठन, द्विपार्श्व सम्मिति। सेगमेंटेशन कहीं पाया ही नहीं जाएगा, ये तो अपन को पता ही है। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक यहां तक हो जाएगा तो इसके बाद क्या चीजें निकल कर आती हैं कि इनके पास जो ना संगठन कहां कहां पे रहेगा। उत्सर्जन कोई स्पेशल नहीं है,
अपूर्ण पाया जाएगा, जरूरी नहीं है होगा कि नहीं होगा। 5वें नंबर पे फिर आ जाएगा पाचन, पाचन तंत्र तो पूर्ण होना ही होना है, पूर्ण होगा ही होगा पाचन तंत्र, ठीक है। फिर 6वें नंबर पे पॉइंट आएगा, ठीक है, इनका जो शरीर होता है माउथ, ठीक है, माउथ जो है वो नीचे की तरफ में और ये जो एनस है वो ऊपर की तरफ में रहेगा, ठीक। माउथ नीचे की तरफ में, एनस ऊपर की तरफ में रहता है। इनका जो एडल्ट है परिपक्व बॉडी है और एक होता है लार्वा। तो लार्वा जो है वो क्या करेगा, लार्वा जो है इसका याद रखना हमेशा द्विपार्श्व सममिति होता है, द्विपार्श्व सममिति होता है। और यहां पर एडल्ट जो होता है वो अरिसममिति रहता है। बस इसी को तो कंप्लीट करना है, अरिसममिति होता है। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या होगा, ये पॉइंट याद रखना, हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है इनका रिप्रोडक्शन, 8वें नंबर का जनन। सेक्स जो होता है इनके पास में नर और मादा वो होता है सेपरेट, सेपरेट जो होता है इनका कार्यक्रम चल रहा है जनन का, ठीक है। अब सेक्स सेपरेट है तो इसके पास निषेचन जो है वो आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। मुख्य रूप से इनके निषेचन माना जाएगा यहाँ पर तो बाह्य निषेचन ही करता है, क्योंकि बाहर ही रिलीज कर देगा, ये बाह्य निषेचन जो है ये करता है, ठीक है। बाह्य निषेचन इनके पास में हो जाता है जनन वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन है और अप्रत्यक्ष परिवर्धन है मतलब इनके पास में जो स्टेज है वो लार्वा स्टेज पाया जाएगा। खत्म हो गई कहानी, ठीक है। फिर एग्जाम्पल पे आ जाता है, तो एग्जाम्पल पे वही स्टारमीन और सी अर्चिन, ठीक है। ये 2-3 एग्जाम्पल अपने हिसाब से याद रख लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तारामीन, एस्टेरिसिस, हिस्काइनस, समुद्री अर्चिन, और मन करे तो कुछ एक आठ तो नहीं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आइए पूरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसका थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं कि उसमें थ्योरी में क्या क्या कहानियां बनती हैं। देखो भाई, सबसे पहले इसको काटेंगे तो अरिसममिति आपको तो दिखाई दे रही है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये डायग्राम दिखा रहा है अरिसममिति, ठीक, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब अरिसममिति पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट, इसके माउथ और एनस को देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो नीचे की तरफ में माउथ है और ऊपर की तरफ में एनस है, नीचे की तरफ में माउथ है, ऊपर की तरफ में एनस है, ये हमेशा चल रहा है इनके पॉइंट पे। फिर पॉइंट आता है जल संवहन तंत्र, इस तंत्र की मुख्य विशेषता है, ये सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम मेन विशेषता है, यहीं से जो है वो बाकी चीजें कार्यक्रम खत्म होता है। भोजन पकड़ना, श्वसन, सहायता, गमन सब जरूरी यहीं पर होता है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव, इनके पास कोई उत्सर्जन तंत्र खास नहीं पाया जाता। उदाहरण तारामीन, इकाइनस, समुद्री अर्चन एंड मैनी मोर थिंग्स, ये जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे पास में एस्टेरिसिस है, स्टारफिश है, इकाइनस यानी सी अर्चिन है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो एंटीटोडॉन, सी लिली जिसे अपन कहते हैं, बिटल स्टार, ये सब कुछ खास जरूरत वैसे नहीं है, इसके ऊपर कोई खास मसला नहीं आता है। अब हमारे पास में इकाइनोडर्मेटा के बाद में नया फाइलम जो आता है उसे अपन कहते हैं हेमिकॉर्डेटा, और हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हेमिकॉर्डेटा क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से अगले फाइलम की तरफ में चल रहे हैं और ये फाइलम है फाइलम नंबर 10। तो हम धीरे धीरे 10th फाइलम की तरफ में पहुंच गए हैं और इसका नाम आता है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा फिर एक हमें कंप्लीट रिवीजन करना है और फिर उसके ऊपर में कहानियां बनानी है। तो टॉपिक है हेमिकॉर्डेटा, क्या करेगा ये सुनते हैं। हेमिकॉर्डेटा, ये जो टॉपिक है हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा से पहले आने वाला जो है उसे अपन हेमिकॉर्डेटा, हेमी मतलब प्रोकॉर्डेटा, इसे कॉर्डेटा को पहले अपन क्या कहेंगे, प्रोकॉर्डेटा। प्रोकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है कि जहां पर कॉर्डेटा बनने से पहले जानवर किसी में रहता होगा तो उसमें हेमिकॉर्डेटा में रहता होगा, ठीक है। ये पार्ट हमारे पास में आएगा। तो हेमी का मतलब ही होता है कि इसके पास कॉर्डेटा होंगे नहीं, इसके पास पृष्ठरज्जु नहीं होगा, दे आर नॉन कॉर्डेट्स। पहले इनको कॉर्डेटा में डाला गया था, पता है, पहले ये कॉर्डेटा में ही थे क्योंकि उनके प्रीवर्ड थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये कॉर्डेटा है नहीं, तो फिर एक अलग से फाइलम बनाया गया और ये 11वें नंबर का फाइलम यही बना था। पहले केवल 10 ही फाइलम हुआ करते थे, फिर आया 11वां फाइलम जिसका नाम था हेमिकॉर्डेटा। तो कहानियां पढ़ते हैं। इसे हेमिकॉर्डेटा को पहले कशेरुकी संघ, कशेरुकी मतलब समझते हो ना, कशेरुकी का मतलब होता है कॉर्डेटा, तो पहले इसे कॉर्डेटा संघ में डाला गया था और संघ के अंदर उप संघ में डाल दिया गया था सब फाइलम के रूप में। लेकिन फिर बाद में देखा कि भाई इसका संघ से ना कोई लेना देना है नहीं, कॉर्डेटा से कोई खास लेना देना है नहीं, तो अब इसे अरज्जुकी मतलब इसे नॉन कॉर्डेट्स में डालते हैं। कई बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं
कि हेमिकॉर्डेटा किस में आता है, कॉर्डेटा में कि नॉन कॉर्डेटा में? तो याद रखना दे आर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, ये अलग संघ है, अलग फाइलम ही आता है हेमिकॉर्डेटा का। मतलब इनके संरचनाओं कि हेमिकॉर्डेटा किस में आता है, कॉर्डेटा में कि नॉन कॉर्डेटा में? तो याद रखना दे आर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, ये अलग संघ है, अलग फाइलम ही आता है हेमिकॉर्डेटा का। मतलब इनके संरचनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ बस अब यही कॉर्ड बनने वाला है नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, बनने वाला है, बना नहीं है अभी, बनने वाला है, बाद में बनेगा, अभी नहीं बना हुआ है। तो अब हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में, क्यों हम इसे कॉर्डेटा कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा को समझना मेरी बात। हेमिकॉर्डेटा के वो भी सिर्फ कॉलर में, अच्छा इनका बॉडी ना 3 भाग में बना हुआ होता है, हेड रहता है, कॉलर और पूरा एब्डोमेन नीचे वाला भाग। तो सिर्फ कॉलर वाले क्षेत्र में, मैं भी डायग्राम दिखाता हूं, उस क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, इसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। मतलब कॉर्डेटा नहीं, पहले लोगों को लगता था कि ये हो सकता है कॉर्ड हो, कॉर्डेटा है, पर ये कॉर्डेटा नहीं है, पृष्ठ रज्जु के समान एक नई संरचना जिसका नाम रख दिया गया स्टोमोकॉर्ड। तो इनके पास कॉर्डेटा की जगह, कॉर्ड की जगह, नोटोकॉर्ड की जगह स्टोमोकॉर्ड है, पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है। दैट्स वाई ये माना जाता है कि यही स्टोमोकॉर्ड आगे जाकर पृष्ठ रज्जु बनाया होगा। यही जो स्टोमोकॉर्ड है, यही भविष्य में आगे जाकर विकसित होकर कॉर्ड बनाया होगा, पृष्ठ रज्जु बनाया होगा, नोटोकॉर्ड बनाया होगा। इस वजह से इसे कॉर्डेटा में पहले डाल दिया गया। जैसे मान लो ये संरचना देखो, ये एनसीईआरटी ने बना रखा है, तो ये हो गया इसका सुंड, ठीक है, सुंड ग्रंथ होता है ये वाला पार्ट, ये कॉलर, और ये हो गया इसका वक्ष, ठीक है, देख रहे हैं आप इस भाग को, ये पूरा भाग जो है सुंड इसे अपन कहते हैं, ये कॉलर और ये वक्ष, ये 3 भाग हैं इसके पास। इसी कॉलर क्षेत्र में अंदर की तरफ में स्टोमोकॉर्ड, ये यहां से लेकर यहां तक लंबा लंबा संरचना दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर पाया जाएगा स्टोमोकॉर्ड। तो ये स्टोमोकॉर्ड वाली संरचना सिर्फ और सिर्फ कॉलर में ही रहती है। तो आपको हेमिकॉर्डेटा में सबसे पहली चीज क्या समझ में आई, हेमिकॉर्डेटा का सबसे पहला पार्ट ये समझ में आना चाहिए कि हेमिकॉर्डेटा उसे हम कहते हैं जिसके पास में स्टोमोकॉर्ड रहता है, जिसके पास में स्टोमोकॉर्ड रहता है। अब अभी तक किसी के पास में ये सब चीज तो थी नहीं, पहली बार इसके पास में पाई जाई है, तो दैट्स वाई इसे हम लोग इसे स्टोमोकॉर्ड मान देते हैं, ठीक है। आइए वही प्रॉपर्टीज है, आधी से ज्यादा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। मुख्य लक्षण आप समझ ही गए हैं कि स्टोमोकॉर्ड के अलावा कोई दूसरा बड़ा मुख्य लक्षण नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक आध पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस संघ के प्राणी कृमि के समान होते, समुद्री जीव है, ये बात तो क्लियर ही है भाई कि सभी के सभी कृमि है, कृमि जैसा दिखाई देंगे, और दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ये समुद्री जीव ही रहेंगे, समुद्री जीव ही हमेशा इनके पास में रहेगा। जिनका संगठन अंग स्तर का रहेगा, अंग तंत्र स्तर का रहेगा, ये तो पक्की बात है कि इनके पास ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ये इसमें बनने की जरूरत है नहीं। सभी के सभी द्विपार्श्व सममिति रहेगा। इकाइनोडर्माटा बस ऐसा था कि बीच में अरीय हो गया, बाकी सब नियम के अनुसार अरीय द्विपार्श्व सममिति रहेगा, ये हमने फ्लोचार्ट में पढ़ लिया है। त्रिकोर की रहते हैं, प्रगुहा एकदम डेवलप्ड पाया जाएगा, और प्रगुहा का मतलब है कि वो मेसोडर्म से आच्छादित प्रगुहा इनके पास में पाया जाएगा। शरीर बेलनाकार होगा, बेलन के समान ऊपर से नीचे तक बना हुआ रहेगा और 3 भागों में विभाजित रहेगा। शरीर बेलनाकार है, सुंड यानी प्रोबोसिस, कॉलर और लंबे वक्ष में विभाजित होता है, ये 3 भाग में विभाजित हो जाता है कि इनके पास में सुंड, वृक्ष और यहाँ पर वक्ष और कॉलर, ये 3 भागों में बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। अब पॉइंट आता है परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र इनके पास में बंद प्रकार का होता है, ठीक है, पहली बार, वेरी एक्सक्लूसिव। इकाइनोडर्माटा तक ये सब चीज प्रेजेंट नहीं थी, इनके पास में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होगा और उसके अंदर से ही सारा सर्कुलेशन इनका होता है। श्वसन क्लोम के द्वारा होता है, श्वसन इनके पास में भी गिल्स पाई जाती है, और गिल्स यानी क्लोम, उसी के द्वारा ये लोग श्वसन करते हैं, ये कहानी है। इनका सबसे मुख्य बात है, सुंड के पास में ग्रंथि होती है, सुंड ग्रंथि, और इसे हम कहते हैं प्रोबोसिस, ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड। अब तुम्हें करना क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड ये याद रखना, इसके उत्सर्जन अंग है। जब तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी, मनुष्य के तंत्र तक पहुंचा जाएगा ना, तो फिर वहां पर पूछा जाता है कि किसके पास कौन कौन श्वसन अंग है, किसके पास कौन कौन सा उत्सर्जन अंग है। तो याद रखना कि प्लेटिहेलमिन्थेस में मैंने फ्लेम सेल्स पढ़ाया, तुम्हें फ्लेम सेल्स पढ़ाया है, तुम्हें एनलेडा में मैंने नेफ्रिडियम पढ़ाया है, मैंने ऑर्थ्रोपोडा में तुम्हें पढ़ाया है कि इनके पास मैलपिगियन ट्यूब्यूल है, पढ़ाया ना। अर्थवॉर्म वाले पार्ट में हमने एनलीडा में ही हमने वहां पर ये देखा था कि उनके पास, किसी के पास श्वसन, सॉरी मतलब जो त्वचा के द्वारा भी कई एक्सचेंजेस हो सकते हैं।
फिर पॉइंट ये आता है कि हमारे पास में यहां पर पॉइंट हो गया प्रोबोसिस ग्लैंड, जो इसके पास में पाया जाएगा। ठीक है, तो कहानी एकदम आसान है। अच्छा, मोलस्का में गिल्स के द्वारा ही उत्सर्जन हो जाता है, गिल्स से ही उत्सर्जन कर लेते हैं वो लोग, वहीं से श्वसन, वहीं से उत्सर्जन, सारा कुछ हो जाता है। तो चीजें एकदम बढ़िया से पढ़ के रखना है। श्वसन के लिए किसके पास में क्या क्या है भाई, तो आधे लोग के पास में तो बॉडी सरफेस ही था प्लेटीहेलमिन्थेस तक। ठीक है, फिर जब हम लोग आए स्केलमेंथीज में, एनलिडा में आए, तो उनके पास में, एनलिडा के पास में ब्रोंकियल था और क्यूटिनस रेस्पिरेशन, सतह से ही एक्सचेंजेस कर ले रहे थे। फिर जब अपन आर्थ्रोपोडा में पहुंचे तो वहां पर ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी था, ट्रैकिया भी था, स्किन भी था, लंग्स भी था, सब था उसके पास में। फिर पॉइंट में हमने पहुंचा, जैसे अगला पार्ट हमारे पास में क्लासिफिकेशन के तौर पर आया, तो हम उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ऐसा करके रिवीजन कर करके रखना है। ठीक है, याद रखना, एनलिडा में बंद प्रकार का परिसंचरण था, आर्थ्रोपोडा में खुले प्रकार का, और उसके बाद सबके पास बंद प्रकार का। ठीक है, मोलस्का में भी खुले प्रकार का होता है, तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा खुले प्रकार का परिसंचरण, बाकी सब में बंद प्रकार का। तो चीजों को ऐसा एकदम शॉर्टेड कर लो, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से बना लो, तो ताकि तुम्हें चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर बैठ जाए। अब आता है इनका रिप्रोडक्शन बेटा, तो नर और मादा अलग अलग होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। निषेचन बाह्य होता है, हमेशा निषेचन का जो तरीका है वो एक्सटर्नल ही रहेगा, इंटरनल नहीं होता। फिर मैं एक फ्लो चार्ट बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि शुरू से लेकर आखिरी तक में किसके किसके पास में निषेचन कौन कौन से तरीके से होता है। ठीक है, आखिरी में बता दूंगा मैं, मतलब जैसे अब ये हर किसी को याद करना मुश्किल हो जाता है, तो आखिरी एक में हम फ्लो चार्ट बनाएंगे कि भाई किसके पास निषेचन आंतरिक किसके किसके पास में और बाह्य किसके किसके पास में, कौन कौन द्विलिंगी है, कौन कौन एक लिंगी है, इसका भी फ्लो चार्ट हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है परिवर्धन लार्वा, जिसे अपन टानेरिया लार्वा कहते हैं। इनके पास में लार्वा स्टेज होता है, मतलब इनके पास में भी अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनके पास में पाया जा सकता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन इनके पास में प्रेजेंट होगा। लास्ट पॉइंट एग्जांपल आता है बेलनोग्लोसस एंड सैकुलस, ये दो एग्जांपल इसमें आएंगे, बेलनोग्लोसस एंड सैकुलस, सैकोग्लोसस जिसे अपन कहते हैं, ये दो एग्जांपल इसके हमारे हिसाब से रहने चाहिए। तो बेलनाकार है, ठीक है, और इस तरीके से सारे पॉइंट बनते हैं। इसी प्रकार से इनके पास ग्रंथियां हैं, शरीर बेलनाकार, सुंड, कॉलर, वृक्ष में विभाजित, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, श्वसन ग्लोम, सुंड ग्रंथि इनके पास में पाई जाएगी। ये है हमारा हेमिकॉर्डेटा, बेलनोग्लोसस, इसे अपन टंग वॉर्म कहते हैं, सैकोग्लोसस कहते हैं। बात समझ में आई? तो अब हम इस चीजों को अगर पढ़ने जा रहे हैं तो आइए एक बार फटाफट रिवीजन मार लेते हैं यार कि हमारे पास में क्या क्या है। तो हमारे पास में सबसे पहले मैंने आपको बताया हेमिकॉर्डेटा के ऊपर में क्या क्या पढ़ना है हमको, हेमिकॉर्डेटा। और जब अपन हेमिकॉर्डेटा को देखते हैं तो हमें दो तीन चीजें समझ में आती हैं कि हेमिकॉर्डेटा के पास में क्या क्या है बच्चे। हेमिकॉर्डेटा के पास में पहली चीज तो ये आ जाता है कि इसके पास में संरचना जो है, पहला पॉइंट तो यही स्टार्ट करना कि बेलनाकार होते हैं, और बेलनाकार है तो शरीर के तीन अंग है बेटा, एक का नाम होता है शुंड, दूसरे का नाम होता है कॉलर, और तीसरे का नाम होता है वक्ष। जब तीन भाग को अपन देखते हैं तो इसके कॉलर वाले भाग में ना यहां पर स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है, दैट्स वाई इसे डाला गया, स्टोमोकॉर्ड है इसके पास में। ठीक है, सुंड के पास में एक विशेष बात आता है, इसे अपन कहते हैं सुंड ग्रंथि। अब यहीं पे इसलिए लिख दे रहे हैं भाई ताकि आगे का जबरदस्ती पढ़ना ना पड़े। सुंड ग्रंथि मतलब होता है उत्सर्जन के लिए, ठीक है, उत्सर्जन के लिए सुंड ग्रंथि है, स्टोमोकॉर्ड है, दैट्स वाई इसका नाम ये रखा गया है। ठीक है, फिर इनके पास में अगला पॉइंट आता है सम्मिति। अम्मिति की बात बताओ, तो फिर से रिवीजन करोगे अगर आप तो आपके पॉइंट यहां पर बन जाएगा कि जब आप सम्मिति लिखोगे तो आप लिखोगे यहां पर कि भाई द्विपार्श्व है, भले केलनाकार है लेकिन ये द्विपार्श्व सम्मिति ही पाई जाएगी। फिर पॉइंट आ जाएगा इनके पास में संगठन कैसा होगा, तो ये तो आप जानते हो इनके पास में अंग तंत्र इस तरह का संगठन पाया जाता है। फिर आ जाएगा कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डुप्लोब्लास्टिक है, तो याद रखना ये त्रिकोरकीय होते हैं, इनके पास त्रिकोरक मतलब कोरक तीन खंड में पाए जाएंगे। फिर पॉइंट आएगा कि अगर ये त्रिकोरक हैं तो इसके पास में क्वालिटीज क्या है, त्रिकोरक हैं तो एक पॉइंट यहां पर निकल कर आता है कि इनके पास जो संगठन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो प्रगुहा वाला होगा, प्रगुहा, समझ रहे हैं, सिलोम इसके पास में पाया जाएगा। ये कहानी हो गई, सुंड ग्रंथि हो गया, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, मतलब परिसंचरण तंत्र जो है वो कैसा पाया जाएगा, बंद प्रकार का पाया जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, बंद परिसंचरण तंत्र इनके पास में प्रेजेंट रहेगा, उससे ही सारी कहानियां इनकी बनेंगी। और दूसरा पॉइंट आता है इनके पास में और क्या पूछा जा सकता है भाई, और कुछ खास है नहीं, बेलनोग्लोसस एग्जांपल लिख लेना,
तो इस तरह बच्चा लोग तुम्हारे पास में 11-12 फाइलम, हमने 11 फाइलम पढ़ लिया और बेलनोग्लोसस, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। और क्या, सेकोग्लोसस एक और, अच्छा वो भी लिख लेना, सेकोग्लोसस, ग्लोसस, ये कोई पढ़ लेना। तो ये दो एग्जांपल तुम्हारे पास में बन जाएंगे। तो कुछ भी बड़ी बड़ी चीज है नहीं, मुख्य रूप से स्टोमोकॉर्ड पे फोकस कर लेना, मुख्य रूप से शुंड ग्रंथि पे फोकस कर लेना, दो चीजें बना लोगे तो अपने आप सारा चीज कुछ हो जाएगा। श्वसन के लिए ये भी लिख सकते हो, श्वसन क्या है, श्वसन बताया ही मैंने आपको, गिल्स के द्वारा कर रहे हैं ये लोग, है ना, कोई चीज ही नहीं इसमें प्रॉब्लम पड़ी परेशानी वाली है ही नहीं, सब कुछ अलग है। अच्छा, लार्वा स्टेशन, रिप्रोडक्शन को भी बार बार पॉइंट अलग हो जाता है, रिप्रोडक्शन लिख लेना जैसा कि हम जानते ही, ठीक है। एक लिंगाश्रयी होते हैं लोग, ये नर और मादा अलग अलग रहेंगे, एक लिंगाश्रयी, ठीक। फिर इसमें ये वर्ड आ जाता है कि निषेचन जो है वो कहां होगा, बाह्य वाला निषेचन जो है वो कहां हो रहा है, बाह्य निषेचन हो रहा है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक। तो ये कहानियां हमारी बन जाती हैं। तो इतने पॉइंट को हम लोग को बढ़िया ध्यान रखना है, पूरी चीजें याद रखनी है, टॉपिक बढ़िया से क्लियर करके रखना है, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसमें हम 10 के 10 फाइलम को पढ़ते हैं। अब 11वें नंबर का फाइलम कॉर्डेटा है और उसको हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको कॉर्डेटा के बारे में पता है, उतना पॉइंट हम लोगों को अलग है, वो एक अलग फाइलम है, तो हम उसमें अलग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उस 10वें फाइलम 11वें फाइलम को पढ़ने से पहले हमें इन 10 के 10 फाइलम के बारे में एक बेसिक जानकारी एकदम क्लियर रहनी चाहिए। तो एक चार्ट जो पहले एनसीईआरटी बनाता है, इसको आज पढ़ लेते हैं, फिर कल मैं खुद एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें लगभग समस्त जानकारियां जो मैं देना चाहता हूं, चाहे उसमें हर एक चीज हो, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, पूरा चैप्टर तुम पढ़े हो अलग बात है, एग्जाम्पल्स एक एक बार सबका पढ़ो। तो यहां पर जैसे मान लो हमारे पास में मुख्य रूप से एग्जाम्पल अपन देखते हैं, तो बेलनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, हेमिकॉर्डेटा का हो गया। इससे पहला तारामीन, स्टारफिश, ये सब जो 2-3 एग्जाम्पल हमने देखा, ये गायोडर्माटा का हो गया। इससे पहले मोलस्का हमने देखा, पाइला, ऑयस्टर, ऑक्टोपस हो गया। फिर आर्थ्रोपोडा में आ गए, तो आर्थ्रोपोडा का तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मच्छर, मक्खी, है ना, आपका क्या बोलते हैं, और एग्जाम्पल कौन से हैं, क्या बोला था मैंने, प्रॉन, क्रेब्स, लिमुलस, लोकस्टा, है ना, बहुत सारा, हनी बी और बॉम्बेक्सा, लूसिफर, ये सब हमने पढ़ा है। एनलिडा में हमने देखा अर्थवॉर्म, नेरिस, लीच, है ना, प्लेटियलमेंथीज को हमने देखा, और एस्केलमेंथीज में हमने देखा वुचेरिया, साइक्लोस्टोमा और कैरिस, और हमने इससे पहले प्लेटियलमेंथीज में देखा प्लानेरिया, टीनिया सोलियम, है ना, और लीवर फ्लूइड पढ़ा है हमने वो सब चीजों को। और फिर प्लेटियलमेंथीज से हम आ गए टीनोफोरा में प्ल्यूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना। फिर उससे पहले एग्जांपल आ जाता है हमारा क्या बोले हमने उसको, सिलेंट्रेट्स में इतने बार के एग्जांपल, फाइसिलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, और एडमसिया, सी एनिमोन, ठीक है, और पेनिट्यूला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन, और हमारे पास में जितने भी एग्जाम्पल है जो आपने पढ़ा है, मियंट्रीना, ब्रेन कोरल, सबको पढ़ना है। और फिर साइकॉन, स्पॉन्जिलाइन, स्पॉन्जिया, ये तो हमारा पोरीफेरा हो गया। तो बेटा 10 के 10 फाइलम के 4-5 बार रिवीजन करना है, 4-5 बार उनके मुख्य कैरेक्टर पे फोकस करना है। और अभी एक बेसिक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, फिर कल जो मैं दूसरा फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो उसमें निषेचन, आंतरिक, बाह्य, परिवर्तन, अपरिवर्तन, सारे पॉइंट ऐड कर देंगे, तो हम उसको बात करते हैं। तो पहले आज मैं एनसीईआरटी का डायग्राम ही तुम्हें मैं हिंट कर देता हूं, ठीक है, कि डायग्राम कैसे, एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ, मेरे हिसाब से सबसे जरूरी ना, मतलब अच्छा डायग्राम है ये, तो मैं अच्छे से याद करवाने में बहुत मदद करेगा। तो हमारे पास में मान लो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये संघ लिखे हुए रहेंगे यहाँ पर 10 के 10, आप लोग भी ये ऐसा लाइन जरूर बना लेना। संघ में पहला पोरीफेरा, एस्केलमेंथीज, सिलेंट्रेटा, टीनोपोरा, प्लेटिहेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर इसके इस पार मोलस्का, गायोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये ग्रुप है। हमने इसका क्लासिफिकेशन के 5 से 6 आधार चुने हैं। हालांकि ये शॉर्टकट है थोड़ा सा, इसका डिटेल वाला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन कम से कम इतना तो पहले याद कर लो। संगठन का स्तर, इस आधार पर पहले सबके सबका संगठन बताओगे तुम लोग, तो आपको पता है पहला वाला जो संगठन है वो मतलब उसके पास कोशिकीय, उसके 2, उसके बाद मतलब सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ऊतक स्तर का, बाकी सब में अंग और अंगतंत्र, 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 अंगतंत्र सब में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं।
फिर पॉइंट आता है सम्मिति। सम्मिति को भी मैंने एज अ ट्रिक तुम्हें समझा दिया था कि पहला संगठन जो है वो पोरीफेरा का जो संगठन आएगा, क्या बोलते हैं, सम्मिति आएगी, वो असम्मित रहेगा। उसके दो अरीय सम्मिति, उसके बाद सबके पास द्विपार्श्व सम्मिति सिवाय इकाइनोडर्माटा को छोड़कर। इकाइनोडर्माटा के पास अरीय सम्मिति है, बाकी सबके पास द्विपार्श्व सम्मिति पाया जाएगा। फिर पॉइंट आता है गुहा। गुहा सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक में रहेगा। तो पहला तो ये पॉइंट याद रखना, अनुपस्थित अनुपस्थित अनुपस्थित, जितने अनुपस्थित लिखे हुए हैं ये याद रखना, ये सबके सब डिप्लोब्लास्टिक है। तो जिनके पास में डिप्लोब्लास्टिक जो रहेगा उसके पास गुहा बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। फिर पॉइंट आता है ये, अच्छा ये डिप्लोब्लास्टिक ये नहीं होगा, यहां तक नहीं, यहां से यहां तक, ठीक। ये जो अनुपस्थित है इसके पास में गुहा, इसके पास नहीं रहेगा, ये कूट प्रगुहा, और इसके बाद बाकी सबके पास में गुहा पाई जाती है। तो आप लाइन से लिखोगे पहले तो कम से कम ये 4 लाइन 3 लाइन तो कम से कम क्लियर कर लोगे ना भाई, तो ये 3 लाइन पहले क्लियर हो गई। फिर आ गया खंडी भवन का कॉन्सेप्ट। हम खंडी भवन के पॉइंट पे आते हैं तो आपको पता सब में अनुपस्थित था, केवल और केवल 4 में उपस्थित रहता है। एक तो हमारे पास एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा ये उपस्थित है, और इसके बाद कॉर्डेटा, बाकी सब किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये पॉइंट बन गया। तो ये 4 पॉइंट तो तुमसे बढ़िया क्लियर हो गए। 5वें नंबर का पॉइंट आता है पाचन, परिसंचरण और श्वसन। पाचन, परिसंचरण और श्वसन ये तंत्र किस किस में पाए जाते हैं और किस किस में नहीं होते। तो लाइन से देखना, जिनके पास उतक उतक तरंग का रहेगा तो वो क्या होगा, तो इनके पास तो पाचन तंत्र ही अनुपस्थित है ही नहीं पाचन तंत्र पोरीफेरा के पास में। फिर इनके पास में बाकी जो 3 उतक स्तर के संगठन तक में है, यहां तक प्लेटी हेलमिंथिक, इनके पास अपूर्ण अपूर्ण रहेगा, माउथ बस रहेगा, एनस और माउथ एनस एक ही जगह पे रहेगा। लेकिन पहली बार एस्केलमेंथीज में पूर्ण रहेगा, और एस्केलमेंथीज के बाद बाकी सब में रहेगा। एस्केलमेंथीज के बाद बाकी सब में रहेगा। तो इसकी शुरुआत हुई है एस्केलमेंथीज से। यहां पे लाइन खींच लेना कि एस्केलमेंथीज से पहले बाकी सब अपूर्ण है, एस्केलमेंथीज के बाद के सब पूर्ण पाचन तंत्र होगा, मतलब दे हैव माउथ एंड एनस आल्सो, दोनों के दोनों पाए जाएंगे। अब कहानी में थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, उसके बाजू वाला है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र एस्केलमेंथीज के नीचे था एनलिडा, इसकी शुरुआत एनलिडा से होगी। तो एक लाइन नीचे खींच दो यहां पर, ये जहां से स्टार्ट हुआ था एस्केलमेंथीज का, लेकिन परिसंचरण तंत्र एस्केलमेंथीज में नहीं, एनलिडा से स्टार्ट होगा। ये एनलिडा में स्टार्ट था, वो भी बंद प्रकार का, ठीक है। उसके बाद सबके पास प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद पूर्ण 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 उपस्थित उपस्थित उपस्थित, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। परिसंचरण के बाद आगे श्वसन तंत्र में, और श्वसन तंत्र जो होता है उसके भी एक बात, मतलब ये आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है। तो ये लाइन जो खींच रहे हैं, इस लाइन पे अपन को फोकस करना है कि सीढ़ी बन रही है यहां पर। पाचन तंत्र शुरू हुआ एस्केलमेंथीज से, परिसंचरण तुरंत हुआ एनलिडा से, और श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हुआ है बेटा ये परिसंचरण तंत्र। तो हमने तंत्र, कहानियां, कॉन्सेप्ट इसके ऊपर में बात कर ली। इस पे हमको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतने पॉइंट हमारे एकदम डेफिनेटली बनने ही चाहिए। अब हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आगे लेकर जाएंगे तो अब सबका ऊपर में एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 2 चीज 3 चीज और इसी में ऐड कर देंगे, जिसे मैं बनाऊंगा, जिसमें रिप्रोडक्शन एक और ऐड हो जाएगा और एग्जाम्पल एक और ऐड हो जाएगा, बस। तो हमारा एक पूरा चार्ट बन जाएगा, पूरा चैप्टर, बाकी फिर दोबारा जाके झांकने की जरूरत ही नहीं है, बस इतने पॉइंट देख लेना तो आपका नीट का क्वेश्चन सारा या बोर्ड का क्वेश्चन जितना भी है वो सब बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आपको बस इतना पढ़ना है, चीजों को बनाना है। लास्ट पॉइंट, पहले कम से कम ये 5 पॉइंट को तो याद कर लो। ये 5 पॉइंट तुम्हें एकदम याद हो जाने चाहिए, चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि कहां से क्या क्या चीज शुरू हो रही है। तो लाइन फिर से बनाते हैं, चलो यहां पर पूरे पॉइंट को एक साथ लिखते हैं। तो मान लो सबसे पहला हमने लिख दिया पोरीफेरा। ये चार्ट मेरे साथ में बनाने की शुरुआत करना। पहला पॉइंट ये हो गया पोरीफेरा, और इसको ट्रिक से ही पढ़ना है, याद रखना, रट्टा नहीं मारना है। दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास में सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। इसके बाद में आ गया हमारे पास में जैसे अपन टीनोफोरा, टीनोफोरा। इसके बाद क्या होगा हमारे पास में, इसके बाद में आ गया प्लेटी हेलमिंथीज,
लिखते लिखते इंग्लिश लिखा जाती है। प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक। मतलब तुम्हारा एकदम आसान कर देते हैं कि अब सबको इकट्ठा कैसे याद रखेंगे। प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद क्या आ जाएगा, एस्केल्मेंथेस, समझ रहे हो। तो पहले इतने को तो बना ही लेना, फिर रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी बना देंगे और एग्जाम्पल वाला भी अलग से बना देंगे उसको, ठीक है। एक साथ तो सब कुछ बन नहीं सकते। एस्केल्मेंथेस दिख रहा होगा ना। इसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, एनालिडा, एनालिडा। फिर क्या आ गया हमारे पास में, आर्थ्रोपोडा, और क्या आ गया, एस्मोलस्का, ठीक, ये आ गया। इसके बाद क्या आ गया, इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, एंड लास्ट वन इज अ कॉर्डेटा, ठीक। अब पॉइंट क्या आता है यहां पर, अब लिखने की जरूरत नहीं कि मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें। सम्मिति सभी जानते हो यहां पर कि सम्मिति, इसमें जो है संगठन जो है कोशिका स्तर का है, कोशिका स्तर का संगठन। यही बोल रहा था आखिरी में, पढ़ लो। इन दोनों के पास में ऊतक स्तर का संगठन है, ठीक है। और यहां से लेकर अंग, फिर यहां पर पॉइंट आ जाता है अंग तंत्र, और फिर उसके बाद सबके पास में अंग तंत्र स्तर का संगठन ही पाया जाएगा। तो ये मजे की बात हो गई कि शुरू के 3 पढ़ लो, बाकी फिर तो अपने आप बन जाएगा। अंग 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 तंत्र ये सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, रिवीजन कर लेना। फिर दूसरा वर्ड आता है, इसे अपन कहते हैं, ये कोशिका सम्मिति है ना। ये सम्मिति के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, इसे अपन कहते हैं संगठन, सम्मिति। अब आएंगे सम्मिति, अब अपन थोड़ा बहुत जानते ही होंगे इसके बारे में कि सम्मिति कैसी रहेगी, ठीक है। तो सम्मिति का अगला कॉन्सेप्ट आता है कि सम्मिति में कोशिका, मतलब नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई नहीं, एकदम छोटा सा ही लिखा है मैंने। पोरीफेरा में सम्मिति जो होती है एब्सेंट, कोई खास एब्सेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, एब्सेंट। इनके पास में अरीय सम्मिति रहेगी, इसके पास में भी क्या होगा, अरीय सम्मिति। और इनके बाद बाकी सबके पास में क्या पाया जाएगा, द्विपार्श्व सम्मिति। इसके पास द्विपार्श्व सम्मिति, आर्थ्रोपोडा में द्विपार्श्व सम्मिति, मोलस्का में द्विपार्श्व सम्मिति, इकाइनोडर्माटा में फिर कौन सम्मिति आ जाती है, अरीय, और इसके बाद ये द्विपार्श्व द्विपार्श्व, ये बन जाता है। मतलब कम से कम मैं यही चाहता हूं कि बच्चों से बाकी चीज जो बने ना बने, पहले इतने पॉइंट तो एकदम बच्चे रट ही जाए एकदम बढ़िया से। फिर सम्मिति के बाद अगला पॉइंट आता है कि ठीक है भाई ये हो गया। इसके बाद द्विकोरकीय त्रिकोरकी, कोरक खंड को देखो, कोरक खंड को, ठीक है। तो ये जो है ये तो डिप्लोब्लास्टिक रहेगा, ये भी मतलब द्विकोरकी, द्विकोरक ये भी रहेगा, ये भी क्या पाया जाएगा, द्विकोरक। लेकिन ये जो प्लेटी है एस्केल नॉट प्लेटिहेल्मिन्थेस तक नहीं, यहां पर नहीं आना है, एक मिनट, ये तो एक मिनट ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, यहां तक इससे बात करनी है। तो ये अरीय सम्मिति रहेगा, ठीक है, और ये प्लेटिहेल्मिन्थेस से द्विपार्श्व हो जाएगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, है ना। तो सबकी अपनी अपनी लाइनें हैं, उसके हिसाब से कहानियां। टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थेस तक तो एकदम भाई समझ रहे हो, यहां तक तो पूरा, यहाँ ये लाइन है, मुख्य लाइन है, यहां से यहीं से खींचा जाएगा। द्विकोरक, ये भी द्विकोरक रहेगा, ये भी द्विकोरक रहेगा, और इसके बाद शुरू होता है त्रिकोरकी, और फिर बाकी सारे के सारे त्रिकोरकी होंगे, जितने भी हैं सब त्रिकोरकी त्रिकोरकी ही रहते हैं। चीजों को बनाइए, बढ़िया से बना के पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। और उसके बाद फिर ये द्विकोरकी त्रिकोरकी के बाद में ये आ जाता है प्रगुहा वाला कॉन्सेप्ट। तो प्रगुहा जो है वो कैसा होगा, तो ये सब जानते हैं, यहां तक होता नहीं है। एस्केल्मेंथेस के पास में जो है ना कूट गुहा होता है, कूट गुहा, और इसके पास में अनुपस्थित होता है इससे पहले, और इसके बाद में बाकी सबके पास में उपस्थित रहता है। तो चीजों को कम से कम पहले इतना पढ़ लो, मेरा कहने का मतलब ये है एटलीस्ट कम से कम तुम्हें गुहा तक का कॉन्सेप्ट तो याद हो जाए भाई, यहां सारे के सारे प्रेजेंट रहते, इतना पॉइंट कर लो,
जब तुम इतना कर लोगे तो फिर इसके आगे कहानी जो है वो अपने आप तुम्हें समझ में आने लग जाएगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले याद कर लो, ठीक है। तो इतनी पॉइंट को बनाना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं उसे गुहा, प्रगुहा, एटलीस्ट ये 4 पॉइंट तुम्हें याद हो जाएंगे ना, तो फिर बाकी चीजों को याद करने में बड़ी आसानी होगी, बाकी सारे कॉन्सेप्ट फिर तुम्हें इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। अब एक बार मैं हल्का हल्का आप लोग को हिंट कर देता हूं, लेकिन इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में ही, है ना। वो चार्ट जो होगा मेन नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे, कहानियां बनाएंगे कि पाचन तंत्र की शुरुआत हुई है कहां से, एस्केलमेंथीज से। उससे पहले बिल्कुल नहीं था, उसके बाद सबके पास में। परिसंचरण तंत्र एनलिडा से और श्वसन तंत्र आर्थ्रोपोडा से। ये सीढ़ी बनी हुई है, एस्केलमेंथीज, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, खत्म। ये पॉइंट सबसे जरूरी तरीके से आपको एकदम लर्न करना है, कहानियां बनानी है, टॉपिक बनाना है। जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर रिवीजन करो तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर अभी वो जो मुख्य पॉइंट है इसका, मुख्य मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये वाला आखिरी जो लिखा हुआ है, फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में कहानियों के तरीके बढ़िया पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चीजों को बढ़िया कंप्लीट करना, और भी बहुत सारा भी बचा हुआ हमारे पास में, पूरा फाइलम, पूरी कहानियां, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 1 मिनट रिवीजन किया। आज मैंने आपको क्या बताया, तो आज मैंने मुख्य रूप से आप लोगों को सिर्फ 2 ही फाइलम पढ़ाए हैं, और उसमें से एक का नाम है इकाइनोडर्माटा, और इकाइनोडर्माटा को पढ़ना है। स्थूल युक्त शरीर है इसका, इकाइनोडर्मेटा, ये पहला वर्ड पढ़ाया मैंने, और दूसरा वर्ड पढ़ाया हेमिकोडिटा। दोनों फाइलम सबसे बेसिक है, सबसे आसान है। अब मैं इसके बाद जो आखिरी फाइलम आएगा वो मजेदार होगा, उसके बारे में पढ़ना देखने लायक रहेगा। तो अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा अच्छे टॉपिक अगर आपको देखे जाए तो किसमें पूछा जाता है, तो मेरे हिसाब से आर्थ्रोपोडा, एनलिडा, कुछ हद तक मोलस्का, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। बाकी सब तो एकदम बेसिक बेसिक है, 2-2, 3-3 लाइन के कॉन्सेप्ट है। बाकी पॉइंट हमारा बन जाएगा फिर, ठीक है। तो इतना पॉइंट बढ़िया से क्लियर करके रखना है, चीजों को समझ के रखना है। अब फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसके कहानियों के ऊपर में अलग बात करेंगे फिर, ठीक है। तो पॉइंट को बनाकर रखिए और कहानियों को याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, देखते हैं क्या क्या टॉपिक हो सकता है। तो आज भी जितने हमने फाइलम पढ़े हैं उन सभी फाइलम के बेसिस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इसमें से कुछ आगे के भी हैं, कुछ यहाँ पर भी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से एकदम सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, इसका मुख्य लक्षण कौन से ग्रुप का है? कौन सा फाइलम है जिसका मुख्य लक्षण है कि इसके पास नोटोकॉर्ड होते हैं, इसके पास पृष्ठरज्जु होते हैं? क्या हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, मोलस्का या आर्थ्रोपोडा? आपको क्या लगता है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, मोलस्का या आर्थ्रोपोडा? इन चारों में से कौन सा वो ग्रुप है जिसके पास सबसे सटीक तरीके से प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड? तो सबसे पहले जब आपको नोटोकॉर्ड पूछा जाए तो आप ये जानते हो कि नोटोकॉर्ड मतलब क्या होता है। पृष्ठरज्जु जो प्रेजेंट होता है नॉर्मल, जिसका ये बोन्स वाला काम है, ठीक है। तो जिनके पास बोन्स पाए जाए ये वाली, उसे अपन नोटोकॉर्ड कहते हैं। और ये पक्की बात है कि कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। नॉन कॉर्ड मतलब ये तीनों के तीनों नॉन कॉर्डेट होते हैं, सभी लोग, है ना। इनके पास में नहीं पाया जाता है। और बाकी फिर इसमें क्या पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा में, ये हम देखेंगे। तो आंसर जो है वो कॉर्डेटा है। दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है और इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा कथन ऐसा होगा जो असत्य है, जिसका टॉपिक थोड़ा सा उल्टा सीधा है? ओबेलिया जिसे अपन पढ़ते हैं, ओबेलिया किसे पढ़ते हैं? ओबेलिया को सिलेंट्रेट्स में, है ना। बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के मध्य में मीजोग्लिया उपस्थित होता है। ये शब्द अपने आप में क्या बताना चाहता है? मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है उसके पास मीजोडर्म नहीं होता, और इसका मतलब है कि ये लोग होते हैं द्विकोरिक। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर आप इसे डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे तो इस शब्द का ये मतलब होगा डिप्लोब्लास्टिक। और आपको जब पढ़ना है तो आपको ऐसे ही पढ़ना होता है कि डिप्लोब्लास्टिक क्या चीज होती है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विकोरिक। ये शब्द लिखा हुआ है, आपको उसका मतलब निकालना है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। एस्टेरिस अरीय सममिति दर्शाता है। एस्टेरिस यानी गोल कृमि जिसे अपन कहते हैं, अरीय सममिति दर्शाता है। क्या ये बात सही है? इसे अपन एस्केलमेंथिस कहते हैं। ये बात सही? देखते हैं। फेसियोला एक कूटगृहिक जीव होता है। एस्टेरियस जो होता है अरीय सममिति दर्शाता है, ये देखा जा सकता है। एस्टेरियस अरीय सममिति दर्शा सकता है, बिल्कुल सही बात है। फेसियोला एक कूटगुही होता है ना। फेसियोला जो है कूटगुही होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। हाँ सही बात है। फेसियोला जो आता ग्रुप आता है वो एस्केलमेंथीज में आता है और उसके पास में कूटगुहा हो सकता है। टीनिया एक त्रिकोरिक जीव है।
टीनिया जो है एक त्रिकोरिक जीव है। टीनिया आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में त्रिकोरिक रहेगा। मुझे तो ये भी सही जवाब लग रहा है। ठीक है, ये ऑप्शंस भी इसमें सही। एक मिनट इसमें देखना पड़ेगा कि असत्य कथन पूछा है। ओबिलिया में बाह्य त्वचा आंतर त्वचा के माध्यम में मेसोग्लिया उपस्थित होती है, ये बात सही है। इसके बाद एस्टेरियस अरिसमिति जो होती है दर्शाता है, ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है हमको। ठीक है, इसके बाद अगला पोर्शन आ रहा है फेसियोला एक कूटगुही जीव है। ठीक है, और टीनिया एक त्रिकोरिक जीव है। टीनिया तो त्रिकोरिक होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शन वही बनेगा उसमें से। ये फेसियोला एक कूटगुही जीव है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो सकता है ना, बाकी सारे आंसर सही है। फेसियोला कूटगुही मतलब आंसर यही बनेगा, मतलब बाकी आंसर सही है ऐसा बोलो, और सी आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि फेसियोला जो होता है ये लीवर फ्लूइड होता है। ठीक है, और लीवर फ्लूइड जो होता है उसके पास में जो अपन आता है फेसियोला जिसे अपन पढ़ते हैं, उसके पास में कहाँ कूटगुही होता है। ठीक है, उसके पास में गुही नहीं होता, उसके पास में गुहा नहीं पाई जाती है, और वो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, ये आंसर है। तो असत्य कथन की बात आएगी तो आप असत्य कथन में यही बताएंगे कि इनके पास ऐसा टाइप का रिलेशन होता है। मतलब पढ़िए उसको, जितनी बार आप अपने हिसाब से ध्यान से अगर अपने पॉइंट भी बना बनाकर पढ़ेंगे, जितना अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, उतना बढ़िया आपको समझ में आता जाएगा और उतना ही अच्छा आपका सिलेबस बन जाता है। ठीक है, वो अगुहा होता है, फेसियोला अगुहा होता है, इसमें गुहा पाई ही नहीं जाती। ठीक है, ये अलग से पढ़ाया जाता है। कूट गुहा की जगह आप यहाँ पर लिख लेना कि ये अगुही जीव होता है, गुही है, अगुही होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। इसको भी पढ़ो ध्यान से, सारे पॉइंट को समझो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य लग रहा है आपको? तिलचट्टे और झींगे में अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मैल्पीही नलिकाओं के माध्यम से होता है। एक शब्द में देखने में थोड़ा सा सही लग रहा है ये, लेकिन फिर भी बताऊंगा बाद में। टीनोफोरा में चलन कंकत पट्टिकाओं के माध्यम से होता है। चलन मतलब टीनोफोरा में कंकत पट्टिकाएं जिसे अपन कॉम्प्लेट कहते हैं, क्या उसके द्वारा चलन होता है? ये कुछ हद तक सही लग रहा है। फेसियोला में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन करती हैं, सही बात है। फेसियोला जो होता है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, और फेसियोला जैसे ये भी कूट गुहा है तो अगुही है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस वो भी प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है और उत्सर्जन में भाग लेता है। केचुआ उभयलिंगी होते हैं, फिर भी उनमें पर निषेचन होता है, ये भी बात भी सही है, उनमें पर निषेचन होता है। फेसियोला में ज्वाला कोशिका उत्सर्जन में भाग लेती है, सही बात है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस है। टीनोफोरा में कंकत पट्टिकाओं के द्वारा होता है। तिलचट्टे में मैल्पिगियन नलिका सही है, पर झींगे में पाया जाता है मियां ग्रीन ग्लैंड। क्या पाया जाता है? ग्रीन ग्लैंड। तो जिसके पास ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसके पास में पाया जाएगा। तो दैट्स वाई गलत कथन जो है वो ए ही लगेगा, इसलिए आंसर ए ही होगा, क्योंकि इनके पास ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। इसके भी सही जवाब को देखते हैं क्या आंसर होगा। देह गुहा वह गुहा है जो देह भित्ति और आहार नाल भित्ति के मध्य स्थित होती है, सही बात है। सिलोम जिसे अपन देह गुहा कहते हैं, ठीक है, सिलोम प्रगुहा है ना, वह गुहा है जो देह भित्ति और आहार नाल के बीच स्थित है। कुछ जीवों में देह गुहा मध्य त्वचा द्वारा आस्तरित होती है। ठीक है, तो इसमें देह गुहा के ऊपर में पूछा जाएगा कि बताइए आहार नल भित्ति के मध्य में स्थित है। कुछ जीवों में देह गुहा मध्य त्वचा द्वारा आस्तरित नहीं होती, इनके पास में मध्य त्वचा नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार के जीवों को क्या कहा जाएगा? जिनके पास में मध्य त्वचा अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? कुछ जीवों में देह गुहा मध्य त्वचा द्वारा आस्तरित नहीं होती है, और इस प्रकार के जीवों को क्या कहा जाएगा? इसे अपन कूटगुही कहते हैं, जिनके पास ये नहीं पाया जाता है। बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इसका सही जवाब होगा। गुहा है, मध्य त्वचा द्वारा आश्रित नहीं है, तो कूट गुहा होगा। और आधे भाग में रहता है तो उसे अपन कहते हैं कि वो प्रगुहा कहलाता है ना। उस हिसाब से वो कॉन्सेप्ट बनता है और उस हिसाब से वो क्वेश्चन बनता है। तो बी आंसर कूट गुही उसको अपन कहते हैं। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 5वें नंबर पे। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल उभयलिंगी जीव होते हैं? कौन है जो केवल उभयलिंगी है, मतलब बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, नर और मादा एक में प्रेजेंट है? केचुआ, सही बात है। फीता कृमि, ये भी थोड़ा बात लग रहा है। मक्खी नहीं होता, मेढक नहीं होता, तो पहला आंसर गलत हो गया। केचुआ, फीता कृमि, समुद्री घोड़ा ये हो सकता है, नहीं हो सकता। मक्खी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। केचुआ, जोक, स्पंज एवं गोल कृमि, ठीक है, गोल कृमि मतलब राउंड वॉर्म, ये थोड़ा सा माना जा सकता है, बट मुझे ज्यादा सही आंसर केचुआ लग रहा है। फीता कृमि, जोक और स्पंज, ये 4 आंसर जो है ना सबसे ज्यादा सही आंसर हैं। कि ये फीता कृमि मतलब जो टीनिया सोलियम वगैरह होता है ना, वो ज्यादातर द्विलिंगी उभयलिंगी होते हैं, इसलिए ज्यादा सही आंसर उसके साथ बनेगा। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प सही है? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है जो एकदम करेक्ट है और सही है? स्पंज कोशिकी स्तर का संगठन होता है, क्या ये बात सही है? लग रहा है सही है, लग रहा क्या होता ही है। निडारिया ऊतक स्तर का संगठन है, मतलब सिलेंट्रेट्स के पास में ऊतक स्तर का संगठन होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस अंग स्तर का संगठन होता है, ये भी बिल्कुल कुछ सही हद तक सही लग रहा है बात यहाँ पर। इसके बाद एनालिड्स आर्थ्रोपोडा मोलस्का और इकाइनोडर्माटा एवं रज्जुकी अंग स्तर का संगठन, मतलब इसके पास जितने भी हैं बाकी सब अंग स्तर का संगठन है, ये भी बात बिल्कुल सही लग रही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारे ऑप्शन सही हैं और मुझे लग रहा है ये ऑप्शन सभी सही है। स्पंज कोशिकी स्तर का संगठन, ओचकी स्तर का संगठन है, निडारिया ऊतक स्तर का संगठन है, प्लेटीहेलमिन्थेस अंग स्तर का संगठन है, एनालिड्स आर्थ्रोपोड मोलस्का इकाइनोडर्माटा एवं रज्जुकी अंग स्तर का संगठन होता है और सभी सही, इसके लिए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में आते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन इसमें से क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन अपने ग्रुप के साथ मैच कर रहा है और वो उससे मिलता जुलता ऑप्शन है, इसके बारे में बताना है। क्रेफिश, स्लैमोब्रेक इसे अपन कहते हैं, कटल फिश, ऑस्टिक थीज यानी कटल फिश जो हड्डी वाली मछलियां होती है उसमें आता है क्या? जेलीफिश इकाइनोडर्माटा क्या है? नहीं, कटल फिश आता है इकाइनोडर्माटा में, जेलीफिश आता है, ये आता है सिलेंट्रेट्स में, ठीक है। और क्रेफिश स्लैमोब्रेक नहीं होता। सिल्वर फिश लेकिन जो है वो आर्थ्रोपोडा के साथ में आती है, तो इसलिए डी आंसर इसका सही जवाब बनता है। तो मैंने 7-8 क्वेश्चंस आपको करवा दिए, आपके क्वेश्चंस, आपकी कहानियां 7-8 क्वेश्चन पे हमने कंप्लीट कर लिया और इतने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट तरीके से आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अब इसके बाद के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। इतने क्वेश्चन सारा क्लियर रखना, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे फिर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखना।